अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं डॉक्टर आसिम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर आसिम लेक्चर्स यूट्यूब के ऊपर। और हम बात कर रहे थे सेलुलर रेस्पिरेशन की और बहुत ज़बरदस्त डिस्कशन हमारी चल रही है। हम लोगों ने ग्लाइकोलाइसिस की बात कर ली। ग्लाइकोलाइसिस के बाद हमने देखा कि किस तरीके से ग्लूकोज को हम ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में एंजाइमेटिकली तोड़ के, एंजाइम्स की मदद से तोड़ के कन्वर्ट कर लेते हैं दो मॉलिक्यूल, दो पायरुविक एसिड के अंदर। फिर हमने देखा कि एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन में जो फेट ऑफ पायरुवेट है कि पायरुवेट से हम क्या बना सकते हैं, उसके अंदर क्या फ़र्क है। और उसके बाद हमने देखी क्रैब साइकिल, और क्रैब साइकिल में हमने ये देखा और समझा कि हम किस तरीके से एसिटाइल कोएंजाइम ए को 2 मरतबा प्रोसेस करके और उससे बहुत सारे कंपाउंड बना लेते हैं। आज इस टॉपिक की मैं आपसे बात करूंगा। ये टॉपिक सबसे ज़्यादा ट्रिकी टॉपिक है रेस्पिरेशन के प्रोसेस को लेके, और बच्चे इसको लेके हमेशा परेशान रहते हैं, उनको कभी समझ ही नहीं आता है। और मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपने बिल्कुल सही समझा है। हम आज बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन की। अच्छा, याद रहे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आपको सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन में नहीं मिलती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आपको फोटोसिंथेसिस में भी मिलती है, बट हम उसकी बात करेंगे जब हम लाइट रिएक्शन पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस का, तब। अभी हम बात करेंगे किसकी? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन की। अगर आपको याद हो तो हमने जब सेल डिस्कस किया था और सेल में हमने सेल ऑर्गेनेल में माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कस किया था, तो मैंने आपको बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया इधर डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर, आपको याद है ना। और मैंने आपसे ये भी डिस्कशन की थी कि हर वो सेल ऑर्गेनेल जिसमें डबल मेम्ब्रेन होती है, उसके बाद उसका अपना न्यूक्लियस होता है। तो देखिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया की मैंने आउटर मेम्ब्रेन बना ली है और ये मैंने माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन बना ली है। ठीक है, बड़ा कर लिया आप लोगों के लिए ताकि आपको बात समझ आए। इस आउटर मेम्ब्रेन को सिर्फ आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कहते हैं, और जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था, इसको क्रिस्टी भी कहते हैं। तो अगर आपने मेरे सेल वाले लेक्चर्स को अब तक नहीं देखा है तो इस वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए और जाइए माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला जो लेक्चर है वो जाके देखिए। जब आप देखेंगे तो इस जगह पे ऊपर आपको इसका जो है वो लिंक नज़र आ रहा होगा, इसको आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप पहुँच जाएंगे उस लेक्चर के ऊपर। ठीक है, चले। अच्छा, अब ये जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, इसी को हम क्रिस्टी भी बोलते हैं। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के दरमियान में देयर इज स्पेस, ये गैप है, इसको आउटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस भी कहा जाता है। ठीक हो गया, ये बात समझ आ गई आप लोगों को। अच्छा, अब याद रखिए कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है रेस्पिरेशन का, वो क्रिस्टी के ऊपर लोकेट करता है। ठीक है, अब इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्यों कहते हैं अभी आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे आप देखेंगे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बार बार इसके साथ गुजरते हैं, और गुजरने के बाद उनके साथ क्या होता है अभी हम उसकी बात करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने पहले से ही डायग्राम आपके पास बना के रखी है, और वो इसलिए रखी है कि अनफॉर्चुनेटली हमारी जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनके अंदर सेल्यूलर रेस्पिरेशन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की जो डायग्राम है वो इतनी उन्होंने ख़राब डायग्राम उठाई हुई हैं। हालांकि वो चाहें तो नेट से किसी को जो है वो कॉपीराइट्स क्लेम करके, किसी के साथ कॉपीराइट्स एग्रीमेंट करके बहुत अच्छी डायग्राम भी ले सकते हैं। तो मैंने ये एक डायग्राम जो है बोर्ड पे आप लोगों के लिए सिंप्लीफाई करके बनाई है। इसमें आप देख रहे हैं मैंने इसमें नंबर्स लिखे हुए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4, और उसके साथ मैंने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स Q और C भी जो है वो लिख रखे हैं। हमें इसकी बहुत डिटेल में नहीं जाना है, बट एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर मैंने आपके लिए यहाँ पर इसका एक इंडेक्स भी बना दिया है। तो ये जो 1 है, इट इज़ एंजाइम कॉम्प्लेक्स 1, और इसको हम NADH डिहाइड्रोजिनेज कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो 2 है इस एंजाइम कॉम्प्लेक्स 2, और इसको हम सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज भी कहते हैं। ये जो 3 है, दिस इज द एंजाइम कॉम्प्लेक्स 3, एंड इसको हम साइटोक्रोम BC1 भी कहते हैं। और ये जो 4 है, दिस इज एंजाइम कॉम्प्लेक्स 4, और इसको हम साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज भी कहते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद ये जो मैंने ब्लैक कलर से एक चैनल प्रोटीन यहाँ बनाया है, बेसिकली ये हमारा ATP सिंथेज है, और ये किस तरह काम करेगा अभी हम देखते हैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ना ये सवाल पूछते हैं, वो कहते हैं सर आप तो कहते थे क्रैब साइकिल एरोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट है, और एरोबिक रेस्पिरेशन में तो इतने सारे ATP बनेंगे, मगर वहाँ तो सिर्फ 2 ATP बने। और वो सही कहते हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बात समझाई थी कि जब हम देखते हैं क्रैब साइकिल को, तो क्रैब साइकिल हमें ATP डायरेक्ट तो बहुत कम बना के देती है, वो बात सही है, बट ATP हमें जो चीज़ बना के देती है, सॉरी ATP कह रहा हूँ, क्रैब साइकिल हमें जो चीज़ बना के देती है, उस चीज़ को हम नाम देते हैं किसका? उस चीज़ को हम नाम देते हैं एनर्जी रिच कंपाउंड का। और हमने कल देखा था, वो लास्ट लेक्चर में देखा था,
वो दो कंपाउंड हमारे पास थे, उनमें से एक था NADH और एक था FADH, ठीक है। अच्छा अब ज़रा देखिए, जब हम NADH को देखते हैं तो NADH हमेशा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर होता है एट द लेवल ऑफ एंजाइम कॉम्प्लेक्स 1, जो कि हमारा NADH डिहाइड्रोजनेज है। तो NADH आएगा यहाँ पर और NADH यहाँ पर अपना इलेक्ट्रॉन इसको देके NAD में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसका जो इलेक्ट्रॉन है, मैं इसको ऐसा करता हूँ, मैं इसको चलें ब्लैक कलर से ही बना लेता हूँ ताकि हमें समझ आए। ये जो इसका इलेक्ट्रॉन है ये इस एंजाइम कॉम्प्लेक्स नंबर 1 के पास चला जाएगा, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स 1 इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करेगा, किसको, इस मॉलिक्यूल Q को, जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है और ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स 2 के साथ मौजूद है। फिर ये Q इसको ट्रांसपोर्ट कर देगा एंजाइम कॉम्प्लेक्स 3 को, 3 इसको एक और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो C है उसके ज़रिए ट्रांसपोर्ट करेगा किसके पास, एंजाइम कॉम्प्लेक्स 4 के पास। तो हमारे पास एंजाइम कॉम्प्लेक्स 2 सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज था, एंजाइम कॉम्प्लेक्स 3 साइटोक्रोम BC1 था और एंजाइम कॉम्प्लेक्स 4 जो था वो साइटोक्रोम ऑक्सी ऑक्सीडेज था। उसके बाद यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ख़त्म हो जाएगी और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से नीचे जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन हम मिल जाएगा हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ। तो ये बात आपने यहाँ पे समझी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर आपने जो ऑक्सीजन है इसको इस्तेमाल किया है एज ए टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के तौर पे। ये बात याद कर लीजिए। तो हमें रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, लास्ट स्टेप में। इससे पहले आपने देखा ग्लाइकोलाइसिस में हमने कहीं ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं की। आपने देखा जब हम पायरुविक एसिड को एसिटाइल कोएंजाइम A बना रहे थे हमने कोई ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं की। क्रायोब साइकिल में किसी जगह हमने कोई ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं की। हमने ऑक्सीजन कहाँ इस्तेमाल की, हमने ऑक्सीजन इस्तेमाल की इस इलेक्ट्रॉन को कैच करवाने के लिए। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर ये कैच होता है इस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के अंदर। फिर बाद में क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के साथ मिल जाता है और जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो जो रिजल्टिंग कंपाउंड है वो बन जाता है वाटर, ठीक है। इसलिए आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन में जो एंड प्रोडक्ट होती है वो होती है एनर्जी, और एनर्जी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जैसे बाय प्रोडक्ट उसमें रिलीज होते हैं। और आपको याद है ना कितने कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी। वेरी गुड, 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज होते हैं। अब ये बात आपको समझ आ गई। अब चूंकि इस चेन से ये इलेक्ट्रॉन गुजरता चला जा रहा है इसलिए इस चेन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का नाम दिया जाता है, ठीक हो गया। अब ज़रा देखिए, क्रायोब साइकिल में आपके पास एनर्जी रिच कंपाउंड एक तो नहीं बना था ना, आपके पास एनर्जी रिच कंपाउंड 2 बने थे। एक था NADH और दूसरा था FADH। FADH इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो एंटर होता है वो किस लेवल पे एंटर होता है, वो एंजाइम कॉम्प्लेक्स 2 के लेवल पे एंटर होता है। FADH2 अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे देगा और ये खुद FAD में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका इलेक्ट्रॉन आ गया इस एंजाइम कॉम्प्लेक्स 2 के पास, ये रहा। और फिर आप समझ सकते हैं कि उसके बाद इसकी जो जर्नी है वो उसके साथ कंटिन्यू हो जाएगी, ठीक है ना। तो NADH ने और FADH ने दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, NADH ने एंजाइम कॉम्प्लेक्स 1 के जरिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को दिए और FADH ने एंजाइम कॉम्प्लेक्स 2 के जरिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को दिए। अच्छा, अब सवाल ही पैदा होता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से पास होंगे तो इसका फ़ायदा क्या होगा। आप ये बात याद कर लीजिए, हमने बात केमिस्ट्री में ये पढ़ी है, आपने पढ़ी होगी यकीनन, मैंने तो बहुत पहले पढ़ी थी कि जब भी इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पे जंप करते हैं तो वो एनर्जी लूज़ करते हैं, आपको याद है ना। और उसी एनर्जी को, उसी जंपिंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को इस्तेमाल करती है कौन, हमारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या करती है, इस जंपिंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए हमारे पास इस मैट्रिक्स के अंदर, क्योंकि आपको याद है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन या मैट्रिक्स के क्रिस्टी के अंदर मैट्रिक्स भरा होता है, इससे हाइड्रोजन आयंस को पकड़ती है और हाइड्रोजन आयंस को पकड़ के पंप कर देती है बाहर इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस के अंदर। कहाँ पंप कर देती है बच्चों, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस के पास। इसी तरीके से एंजाइम कॉम्प्लेक्स 3 के साथ भी ऐसे ही होगा कि ये इस जंपिंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को इस्तेमाल करेगा और हाइड्रोजन आयंस को बाहर पंप कर देगा इस जगह पर। फिर
4 के साथ भी ऐसा होगा कि ये जंपिंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को इस्तेमाल करेगा और इस हाइड्रोजन आयन को यहाँ से घुमा के बाहर इस इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस के अंदर पंप कर देगा। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं कि कंटिन्यूस इस एक्टिविटी की वजह से जो इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस है यहाँ पर बहुत सारे हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। ठीक है, अब मसला क्या है? मसला ये कि इनके पास अंदर आने के लिए कोई रास्ता नहीं है सिवाय एक रास्ते के, और वो रास्ता कौन सा है? आप देख रहे हैं, वो रास्ता है ये रास्ता। अब ये इस चैनल के थ्रू अंदर आने लगेंगे और इस चैनल का नाम क्या है? एटीपी सिंथेज। और इस ड्राइविंग हाइड्रोजन आयंस की एनर्जी को इस्तेमाल करके ये हाइड्रोजन आयन जब अंदर आ रहे हैं, इन ड्राइविंग हाइड्रोजन आयंस की एनर्जी को इस्तेमाल करके ये जो एटीपी सिंथेज है ये एडीपी को मिलाएगा फॉस्फेट के साथ, और जैसे ही एडीपी को फॉस्फेट के साथ मिलाएगा ये बना लेगा एटीपी। ठीक है, तो इस तरह यहाँ एनर्जी बनना शुरू हो जाएगी। अब इस डायग्राम को देख के आपको ये बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ में आ रही होगी कि NADH चूँकि चेन में पहले एंटर हुआ है तो ये 3 मरतबा हाइड्रोजन आयन बाहर पंप करवा रहा है, और FADH चूँकि बाद में हुआ है तो ये 2 मरतबा करवा रहा है। मतलब ये हुआ कि एक NADH जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से पास होता है तो वो 3 ATP जनरेट करवाता है, 1, 2 और 3, और एक FADH2 जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से पास होता है तो वो 2 ATP जनरेट करवाता है। ठीक हो गया? बात समझ आ रही? तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जब 18 NADH जो कि क्रैब साइकिल में हमने जनरेट करवाए थे, वो जब इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से पास होंगे तो आप समझ रहे हैं कि वो 18 ATP जनरेट करेंगे, और जब 2 FADH इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से पास होंगे तो आप समझ रहे हैं कि वो कितने ATP जनरेट करेंगे? शाबाश, वो 4 ATP जनरेट करेंगे। तो इस तरह 18 ATP हमें कहाँ से मिलेंगे? NADH से। 4 ATP हमें कहाँ से मिलेंगे? FADH से। और टोटल जो हमें ATP मिलेंगे क्रैब साइकिल में इन एनर्जी रिच कंपाउंड से वो 22 ATPs होंगे। अब जरा इसको कंपेयर करें ग्लाइकोलाइसिस से, जहाँ पर हमें सिर्फ 2 ATP मिल रहे थे, तो एक बहुत मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन थी। मैं बड़ी उम्मीद कर रहा हूँ ये सारी की सारी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे सेल्यूलर रेस्पिरेशन के लास्ट पार्ट की, और जिसमें हम ये देखेंगे और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन होती है उसमें टोटल ATP काउंट कितना होता है। तो आइए हम ज़रा उसको काउंट कर लेते हैं वो कितना होता है। तो अब हम चलते हैं और टोटल ATP काउंट को देख लेते हैं। इस डायग्राम को देख लीजिए, समझ लीजिए। कोई सवाल अगर आपके जहन में आ रहा हो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को लेके, तो कमेंट में नीचे आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करेंगे, सवाल करेंगे, मैं आपको उसके जवाब दूंगा। आपको पता है मैं जवाब देता हूँ खुद, तो मैं आपको आपके सवालों के इंशाल्लाह जवाब भी दूंगा। तो आइए अब हम चलते हैं और टोटल जो ATP काउंट है वो देख लेते हैं कितना होता है हमारे सेल्यूलर रेस्पिरेशन में, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में और एरोबिक रेस्पिरेशन में। ठीक है, तो आइए देखते हैं, मेरे साथ रहिए। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर चुके हैं ग्लाइकोलाइसिस की, हम लोग बात कर चुके हैं क्रैब साइकिल की, हम लोग बात कर चुके हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की, और अब हम उस चीज़ की बात करेंगे जो बच्चों को हमेशा बड़ा पजल करती है और बच्चे बार बार मुझसे सवाल पूछते हैं कि सर काइंडली वो ATP काउंट हमें गिनवा दें कि एक जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है तो उससे ATP कितने बनते हैं। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको ATP काउंट करवाऊँ, मैं आपके सर पे एक बम गिरा देना चाहता हूँ, और वो ये कि ये जो काउंट है ये जब भी आप देखेंगे हर किताब को, तो हो सकता है कि आपको मुख्तलिफ़ किताबों में मुख्तलिफ मिले। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है जैसे जैसे रिसर्च एडवांस होती जा रही है वैसे वैसे हमें बहुत सारी नई चीज़ें पता चलती जा रही हैं, और जैसे नई चीज़ें पता चलती जा रही हैं वैसे वैसे ये काउंट जो है वो चेंज होता जा रहा है। एक ज़माना था जब हम समझते थे कि जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है तो उससे 40 ATP बनते हैं टोटल और 38 ATP बनते हैं नेट। फिर हमें पता लगा कि नहीं यार, 38 ATP बनते हैं टोटल और 36 ATP बनते हैं नेट। आजकल कहने लगे हैं कि 32 ATP बनते हैं टोटल और 30 ATP बनते हैं नेट। मैं आपको समझाता हूँ उसका मतलब क्या है। बल आपने ध्यान में रखना है कि इसका कोई फिक्स नंबर नहीं है, मैं आपको इसका एक बेस्ट जो है वो आइडिया दे देता हूँ। बल आपने याद रखना है, चूँकि हमारी किताब ने ये लिखा है, हमारी किताब ने उसने ये कहा है कि आपके पास जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है तो वो टोटल 38 ATP बनाता है और नेट 36। तो आपने वो याद कर लेना है, क्योंकि अगर आपके पास एग्जाम में सवाल आएगा तो वो क्वेश्चन उसी में से आएगा। ठीक है, बल मैं आपको काउंट करवा देता हूँ।
तो अगर आप इसको गूगल पे सर्च करेंगे, अगर आप इसको डिफरेंट अच्छी टेक्स्ट बुक्स में देखेंगे, रेफरेंस बुक्स में देखेंगे, तो आप देखेंगे कि हर जगह आपको ये काउंट जो है वो डिफरेंट लिखा हुआ जो है वो नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखें, सबसे पहले हमने कौन सा प्रोसेस देखा था? सबसे पहले हमने प्रोसेस देखा था ग्लाइकोलाइसिस का। ठीक है, अब आप ज़रा याद कीजिए कि ग्लाइकोलाइसिस के अंदर क्या हुआ था। ग्लाइकोलाइसिस में हमारे पास टोटल एटीपी कितने बने थे? तो ग्लाइकोलाइसिस में हमारे पास जो टोटल एटीपी बने थे, टोटल एटीपी वो हमारे पास बने थे 4। आपको याद है जो हमारा सेकंड फेज था ग्लाइकोलाइसिस का, एनर्जी जनरेशन फेज था उधर। मगर आपको याद है कि इससे पहले हम 2 एटीपी कंज्यूम भी कर चुके थे, जो कि हमारा एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज था, पहला फेज था उसके अंदर। तो 2 एटीपी कंज्यूम हुए थे, तो 2 एटीपी कंज्यूम्ड। ठीक हो गया। अच्छा, तो जो नेट हमारे पास एटीपी बने थे, नेट एटीपी प्रोडक्शन हमारे पास वो हुई थी 2 की। अब आपको पता है ना नेट प्रॉफिट क्या होता है? आपके एक्सपेंस को निकाल के जो रकम आपके पास बचती है वो आपका नेट प्रॉफिट होता है ना। तो 4 एटीपी आपने बनाए, 2 एटीपी आपने लगाए, तो जब आप 4 में से 2 निकालेंगे तो नेट आपके पास एटीपी 2 आएंगे। तो अगर कोई आपसे पूछे कि ग्लाइकोलाइसिस में आपके पास कितने एटीपी बनते हैं, तो आप उसे स्ट्रेट सवाल करें कि सर आप टोटल पूछ रहे हैं या नेट पूछ रहे हैं। अगर टोटल पूछ रहे हैं तो 4, नेट पूछ रहे हैं तो 2। अच्छा, अब एक बात और ध्यान में रखनी है, वो क्या? यहीं पे सारी वो ट्रिक है जिससे हमारे एटीपी काउंट जो है डिफरेंट किताबों में डिफरेंट है। ठीक, आपने याद रखना है कि हमें यहाँ पर टोटल सेकंड फेज ऑफ ग्लाइकोलाइसिस में जो एनर्जी यील्डिंग फेज था उसके अंदर हमें 2 NADH के मॉलिक्यूल भी मिले थे। आपको याद है ना? तो ये हमें 2 NADH के मॉलिक्यूल भी मिले थे। ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है, पहले तो हम सीधा कह देते थे कि यार NADH के 2 मॉलिक्यूल हैं, एक मॉलिक्यूल जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरता है, जैसा अभी हमने देखा था, तो वो 3 एटीपी बनाता है। तो 2 NADH के मॉलिक्यूल हैं तो ये 6 एटीपी बना देंगे टोटल। ठीक हो गया। मगर बाद में ये चीज़ थोड़ी सी चेंज हुई, और वो चेंज कैसे हुई? उन्होंने कहा यार ये जो NADH बना था ग्लाइकोलाइसिस में, ये बना था साइटोप्लाज्म में, और अगर इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में गुजरना है तो इसको जाना पड़ेगा माइटोकॉन्ड्रिया के पास। तो इसको माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचाने में 1 एटीपी खर्च हो जाएगा। यानी क्या हुआ, ये जो इक्वेशन थी ये चेंज हुई। उन्होंने कहा कि जब एक NADH जो ग्लाइकोलाइसिस में बना है, जब वो जाएगा क्रेब्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, 1 NADH जब वो जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और हम ये किसकी बात कर रहे हैं? वो जो साइटोप्लाज्म में बने, तो वो 3 एटीपी नहीं बनाएगा, वो 2.5 एटीपी अराउंड जनरेट करेगा। ठीक है। अब अगर 2.5 कर रहा है, तो जब हम 2 को देखेंगे तो ये 5 एटीपी जो है वो जनरेट कर रहे होंगे। ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर एक लाइन लगा ली, सीधी लाइन, और ये हमारे ग्लाइकोलाइसिस की कहानी ख़त्म हो गई। अच्छा, अब अगर एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगी तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन की जो इक्वेशन है वो ये वाली बनेगी, इसके अलावा कोई और नहीं बनेगी। अगर एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है तो मैं अब लिख देता हूँ कि अगर एनएरोबिक रेस्पिरेशन है तो हमारे पास सिर्फ 2 ही एटीपी जनरेट होंगे, एक मॉलिक्यूल ऑफ रेस्पिरेशन से और एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से। सॉरी, ठीक हो गया। अच्छा, फिर आप मेरे से सवाल पूछेंगे कि सर आप फिर अजीब बात कर रहे हैं, यहाँ पर आप कह रहे हैं 2 एटीपी बनेंगे, यहाँ तो आप 5 एटीपी बना रहे थे। तो बेटा उसकी वजह यह है कि NADH से एटीपी बनने के लिए इसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाना बहुत ज़रूरी है। तो चूंकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन में चीज़ माइटोकॉन्ड्रिया के पास जा ही नहीं रही है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जा ही नहीं रही है, तो ये मॉलिक्यूल एटीपी बनाने में इस्तेमाल नहीं होंगे। क्लियर हो गई बात ये वाली? ठीक है, ज़बरदस्त। अब देखिए, ग्लाइकोलाइसिस के बाद जो दूसरा हमारा प्रोसेस था वो कौन सा प्रोसेस था? क्रेब्स साइकिल? नहीं, वो क्रेब्स साइकिल नहीं था। मैं आपको याद दिलाता हूँ। दूसरे में हमने क्या किया था? हमने पायरुविक एसिड को, याद करें शाबाश, हमने पायरुविक एसिड को कन्वर्ट किया था एसिटाइल कोएंजाइम A में। और आपने मेरा लेक्चर देखा हुआ है क्रेब्स साइकिल वाला? नहीं, अगर देखा हुआ तो ये अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, उसका लिंक आ रहा होगा, इसको आप क्लिक करेंगे तो आप क्रेब्स साइकिल वाले उसके वो सारी एसिटाइल कोएंजाइम वाले और क्रेब्स साइकिल वाले लेक्चर पर पहुँच जाएंगे। तो वहाँ जाके आप देखिएगा कि जब पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट हुआ तो 2 NADH यहाँ भी जनरेट हुए थे। याद आ रहा है आप लोगों को? अच्छा, आप ज़रा देखें अब हुआ क्या हुआ। ये फिर वही बात कि पहले हम कहते थे कि 2 NADH हैं तो 6 ATP इनसे जनरेट हो जाएंगे, मगर बाद में ये कहा जाने लगा कि नहीं भाई, एक ATP तो उसको माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन तक पहुंचाने में लग जाएगा, तो 6 नहीं 5 ATP बनेंगे।
ठीक है। तो कुछ लोगों ने कहा 6 बनेंगे, कुछ लोगों ने कहा 5 बनेंगे, तो वो डिबेट और बहस उस पर चलती चलेगी। तो ये दूसरा फेज आ गया, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, उसके बाद हमारे पास आ गया जनाब अली क्रैब्स साइकिल। और क्रैब्स साइकिल में हमारे पास क्या बना, क्रैब्स साइकिल में जनाब हमारे पास बना था, आपको याद है, हमारे पास 6 NADH बने थे जब 2 दफ़ा क्रैब्स साइकिल चली थी, और 2 FADH बने थे। ठीक, चले मैं ऐसा करता हूँ, पहले इसको लिख लेता हूँ, FADH हम बाद में लिखते हैं। अच्छा, अब देखिए NADH, फिर वही बात कि अगर 3 से लगाएंगे तो 18 ATP हैं, और अगर 2.5 से लगाएंगे तो 6 से कितने बनेंगे, 15 ATP बनेंगे। शाबाश, ATP। तो ये मैं इसको 3 से काउंट कर रहा हूँ, और ये मैं इसको 2.5 से काउंट कर रहा हूँ। ये मैं इसको 3 से काउंट कर रहा हूँ, और ये मैं इसको 2.5 से काउंट कर रहा हूँ। ठीक है, समझ गए बात को, यानी इस तरह से। अच्छा, अब क्या हुआ जी, इसी तरीके से उन्होंने कहा कि जब एक FADH जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में तो वो 2 ATP बनाता है। तो जब 2 जाएंगे तो कितने ATP बन जाएंगे, 4 ATP। मगर कुछ ने कहा यार 2 नहीं बनाता, 1.5 बनाता है, क्योंकि कुछ एनर्जी ये मेम्ब्रेन तक पहुंचने में खर्च कर देता है। तो 1.5 है तो 2 से कितने बनेंगे, 2 से बनेंगे 3 ATP। ठीक है, और आपको याद है क्रैब्स साइकिल में 2 ATP डायरेक्ट भी बन रहे थे, 2 ATP डायरेक्ट बन रहे थे। ठीक है, अच्छा अब देखें, अब मैं पहले आपको काउंट करके दिखाता हूँ कि हम एक NADH से कितने ATP कंसीडर कर रहे हैं, 3 ATP। तो अब देखें कितने हो गए, 4 ये रहे, ठीक हो गया, 4 और 6 ये रहे, ये कितने हो गए, 10। ठीक है, 10 और 10 में आप ऐड करें ये 6, तो हमारे पास कितने हो गए, 16। अब 16 में मैं ऐड करूँ 18, तो ये कितने हो गए, 34। 34 में मैं ऐड करूँ 4, तो ये कितने हो गए, 38। और 38 में मैं ऐड करूँ 2, तो ये कितने हो गए, ये हो गए 40। ठीक है ना, तो 40 ATP बने टोटल। अगर मैं 3 के हिसाब से लगा रहा हूँ, 2 ATP कंज्यूम हुए, तो 40 में से मैंने 2 माइनस किया, तो आंसर क्या आ गया, 38। ठीक है, समझ आ गई बात। अच्छा, अगर मैं इसको 2.5 के हिसाब से कंसीडर करूँ, तो देखें यहाँ पर कितने ATP बने टोटल, 4 डायरेक्ट बने। ठीक है, उसके बाद 5 ATP हमें मिले NADH से, तो 4 ये रहे, 5 ये रहे, ये कितने हो गए, 9। उसके बाद 5 ATP मिले हमें यहाँ से, तो 9 और 5 कितने हो गए, 14। उसके बाद 15 ATP हमें कहाँ से मिले, यहाँ से, तो 15 और 14 कितने होते हैं, 29। 29 और 3 ATP ये यहाँ से हमें मिले, कितने हो गए, 32। 32 और 2 ATP हमें यहाँ से मिले, कितने हो गए, 34। 34 में से माइनस करते हैं ये वाले 2 ATP, तो कितने रह गए, 32 रह गए। ठीक है ना, तो अब देखें जब हम 3 से काउंट कर रहे हैं तो काउंट 40 और 38 पे आ रहा है, टोटल 40 नेट 38। ठीक है, जब हम 2.5 से 1.5 से जा रहे हैं तो हमारा काउंट कितना हो रहा है, 34 और 32। और किताब हमारी क्या कह रही है कि 38 ATP बनते हैं टोटल और नेट बनते हैं 36। तो मैंने कहा ना, इसलिए मैंने आपको एक काउंट करवाने से पहले ये बात समझा दी, ताकि आप इस कन्फ्यूजन को समझ सकें कि चूँकि रिसर्च होती जा रही है, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बात करते जा रहे हैं, इसलिए ATP का काउंट। और आप मेरी बात पे अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो आप ख़ुद इसको गूगल कीजिए। आप 3 अगर अच्छी वेबसाइट्स पे इसको पढ़ेंगे, 3 अगर अच्छी जगहों पे इसको देखेंगे, तो आपको 3 जगह पे 3 अलग अलग काउंट्स के लिखे हुए नज़र आएंगे। आप इसको खुद चेक कर लीजिएगा, मुझे आपको जो है वो क्रॉस चेक अगर आप करना चाहते हैं तो। वैसे मेरी बात पर ट्रस्ट करते हैं तो बस बात ख़त्म हो गई। तो ये इस तरह से, तो बेटा ये इस तरह मैंने आपको ATP काउंट भी करके दिखा दिया। मैंने आपके साथ ग्लाइकोलाइसिस की बात की, क्रैब्स साइकिल की बात की, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात की, टोटल ATP काउंट की बात की। तो इस तरह हमने सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट टाइम जब आपकी और मेरी मुलाकात होगी बायो एनर्जेटिक्स में, तो डेफिनेटली हम लोग बात करेंगे इंशाल्लाह ताला फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की, और उसको हम बड़ा डिटेल के अंदर स्टडी करने वाले हैं। आखिर में फिर वही बात कि आप मेरा चैनल देख रहे हैं, उसको पसंद भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, बड़ी मुझे मोटिवेशन दे रहे हैं। बहुत मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सब्सक्राइबर भी मिल रहे हैं, व्यूज़ भी मिल रहे हैं, आप लोग बड़ा पसंद भी कर रहे हैं, बच्चे इसको एंगेज भी हो रहे हैं, सवाल भी कर रहे हैं, मैं उनको जवाब भी दे रहा हूँ। इसी तरीके से इस चैनल को देखते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए, पसंद करते जाइए, लाइक करते जाइए, और आपके वो दोस्त जिन्होंने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनको भी बताइए, ताकि उनको भी जो है कुछ सीखने का मौका मिले। मुझे इजाज़त दीजिए, मैं डॉक्टर आसिम हूँ और आप देख रहे थे मेरा लेक्चर डॉक्टर आसिम लेक्चर्स के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।